इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना होना चाहिए, किस तरह से हम उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं और कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम यूज करके उसको जमा करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूज़लेटर का लिंक भी मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। उसके अंदर मैं वीकली न्यूज़लेटर निकालता हूं जिसके अंदर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। आपको डेफिनेटली उसमें फायदा होगा। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। सो टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल जर्नी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मैं कहता हूं अगर आपके पास 3 स्टेप्स हो ना इन्वेस्टमेंट के, तो इन्वेस्टमेंट आखिरी स्टेप पे आती है। पहले स्टेप के ऊपर अपना डेट क्लियर करना होता है, यानी कि अपने ऊपर जो कर्जा है वो आपको क्लियर करना होता है। सेकंड स्टेप के ऊपर आपको इमरजेंसी फंड बनाना होता है, बल्कि कभी कभी इसको फर्स्ट स्टेप भी होना चाहिए। डेट क्लियर करने से अगर बहुत हाई इंटरेस्ट लोन नहीं है आपके ऊपर, तो सबसे पहले ट्राई करें कि इमरजेंसी फंड एक्यूमुलेट करें बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर जिसमें मैंने 75, 15 और 10 का रूल बताया था। उसमें मैंने यही जिक्र किया था कि इमरजेंसी फंड को एक्यूमुलेट करना कितना इंपॉर्टेंट है और बिफोर इवन स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपको किस तरह से इमरजेंसी फंड एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड है क्या और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इमरजेंसी किसी की भी जिंदगी में आ सकती है, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। नॉर्मली जो हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी होती है उसके लिए आपको लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस करनी चाहिए। जो नॉर्मल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज हैं, रिकमेंडेड यही है कि आप उसमें लाइफ इंश्योरेंस लें अपने लिए, और अब ताकि आपकी फैमिली उससे बच सके। वैसे बहुत सारे केसेस के अंदर पाकिस्तान के अंदर तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। इसके अंदर ना हेल्थ इंश्योरेंस होती है लोगों के पास, ना लाइफ इंश्योरेंस होती है, ना कार इंश्योरेंस होती है, किसी किस्म की भी इंश्योरेंस। हाउस इंश्योरेंस तो भूल ही जाना, बहुत दूर की बात है। तो मैं तो कहता हूँ आप कम अज़ कम बेयर मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी लें। लाइफ इंश्योरेंस की अल्लाह खैर करेगा, लेकिन वो भी लेनी चाहिए, फैमिली के लिए बहुत फ़ायदा करती है। कार इंश्योरेंस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर व्हीकल इंश्योरेंस एज सच मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास 50 लाख की गाड़ी लेने की कैपेसिटी है लेकिन आप उसकी इंश्योरेंस पे नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि 40 लाख की गाड़ी लें और उसके अंदर उसकी इंश्योरेंस पूरी पे करें। इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए गाड़ी के केस में और किसी भी केस के अंदर। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। अब उसके पास कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। घर के अंदर कोई चीज़ हो सकती है, घर का कोई रिपेयर आ सकता है। लेट से अगर वो रेंट के ऊपर है तो रेंट पे एकदम से जाना पड़ सकता है। लेट से घर मूव करना पड़ सकता है फॉर सम रीजन, या जॉब लॉस हो सकती है। जॉब लॉस तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, जो कभी भी हो सकता है किसी के साथ, या आपके अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई नुकसान हो सकता है। तो इमरजेंसी फंड आपको यहाँ पर काम करता है। अब इमरजेंसी फंड के अंदर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, फर्ज करें आपके पास कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने डाली हुई है, या लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, या फर्ज करें आपने स्टॉक्स के अंदर पैसे डाले हुए हैं, या आपने गोल्ड लिया हुआ है किसी की वजह से, तो ये सारी चीज़ें आपको टैप करनी पड़ जाएंगी अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और कितने महीनों का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर हम आगे बात करते हैं, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश कर लें कि आपके पास इमरजेंसी फंड लाजमी होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जो लिक्विड हो और आप उसको फौरन टैप कर सकें। अब बात आती है कि सेकंड पॉइंट ये है कि इमरजेंसी फंड कितने टाइम का होना चाहिए। लेट से आपके पास 6 महीने का, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने का होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 12 महीने का होना चाहिए। मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए और आपकी बेयर मिनिमम नीड्स का होना चाहिए। लेट से आपकी सैलरी, मैं अज्यूम करता हूँ, लेट से आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख रुपए के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि आप खर्चा, मैं अगेन कहूंगा कि खर्चा तो आप पूरा नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉपर पर्सनल फाइनेंस के ऊपर चल रहे हैं तो उस 1 लाख रुपए में से आपको 25,000 रुपीज तो बचाने ही बचाने हैं, हर सूरत में बचाने हैं। यही चीज आप परसेंटेज में कर लें किसी भी जगह पर। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं या आप बाहर रह रहे हैं, आपके पास $10,000 आ रहे हैं, आपको हर सूरत में ये जो 75% का रूल है ना, ये तो लाजमी लगाना है कि आपके पास जितने भी खर्चे हैं आपके, जिसके अंदर नीड्स और वांट्स आएंगी, वो 75% के अंदर आपको खत्म करने हैं। बाकी 25% इन्वेस्टमेंट और सेविंग का है, जो मैंने बात की थी उस रिलेटेड वीडियो के अंदर भी। अब आपके पास जो 75% है उसके अंदर सारी चीजें आपके पास वो नहीं है जिसके अंदर आपको लाजमी आपको खर्चा करना है, लाजमी आपको जो कहते हैं ना हैव्स और नीड्स का। तो आपके पास बेसिकली 75% के अंदर कुछ पोर्शन नीड्स का होगा और कुछ पोर्शन हैव्स का होगा। हैव्स के अंदर यानी कि आपको बाहर खाना खाना है, लेट से आपको शॉपिंग करनी है, कपड़ों की शॉपिंग करनी है, नया मोबाइल फोन खरीदना है, ये सारी चीज़ें जो आएंगी आपकी, ये सारी हैव्स के अंदर आएंगी। नीड्स के अंदर आपकी आएंगी, लेट से बच्चों की स्कूल की फीस है, या आपकी जो रोज़ाना की ग्रोसरी है, या लेट से आपकी जो बिल्स हैं या मेडिसिन हैं, ये सारी चीज़ें नीड्स में आएंगी। तो जो नीड्स हैं आपकी,
6 मंथ्स का एटलीस्ट आपके पास इमरजेंसी फंड एलोकेट होना चाहिए। अब उसके अंदर ये कह लें कि 6 मंथ्स का होना चाहिए या 12 मंथ्स का होना चाहिए, मैं कहता हूँ एटलीस्ट 6 मंथ्स का। अगर 12 मंथ्स का कर सकें तो वेल एंड गुड। जब तक आपका ये इमरजेंसी फंड एलोकेशन पूरी ना हो जाए, यानी कि लेट से मैं जैसे कह रहा था कि 1 लाख रुपए सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी के अंदर आपकी जो 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 महीने का खर्चा है वो 75,000 का है, और उस 75,000 के अंदर से जो आपकी नीड्स हैं वो 50,000 की हैं, यानी कि 50,000 के बगैर तो आपका घर चल ही नहीं सकता ना, काम ही नहीं हो सकता। इन 50,000 को आपको 6 महीने के लिए सेव रखना है, यानी कि 6 5 30, 3 लाख रुपए आपको आप हर सूरत में आपके पास इन लिक्विड फॉर्म्स होने चाहिए, जिसको आप कभी भी खर्च कर सकें अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए। इन्वेस्टमेंट्स अलग होंगी, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग होंगी। ये 3 लाख रुपए आपके पास हर वक्त सेव रहेंगे। अब ये इसके अंदर बात करते हैं, अगर 12 महीने के लिए आपको रखना है तो 6 लाख रुपए सेव करना है, और 6 महीने के लिए रखना है तो 3 लाख रुपए सेव करना है, लेकिन ये हर सूरत में होंगे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि हम इन पैसों को जमा कैसे करें, क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं कि भाई हमारे पास सैलरी इतनी नहीं है कि हम जो है ना इमरजेंसी फंड साइड में रखें। तो भाई बात यह है कि आपकी सैलरी जितनी भी है आप उसमें से टैक्स देते हैं ना, ये मैंने एक और वीडियो के अंदर बात की थी। आई थिंक मैंने जो रिकमेंडेशंस दी थी, जो मेरी टॉप 11 रिकमेंडेशंस थी, उनमें से किसी एक पार्ट के अंदर मैंने ये बात की थी। मैं लिंक लगा देता हूँ वैसे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि आपको देखें किसी भी कंट्री में रहते हुए, चलें जीसीसी कंट्री में आप टैक्स नहीं देते लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, और जीसीसी कंट्रीज के अंदर रहते हुए तो बेसिकली आपको वैसे ही सेव करना चाहिए 40%, क्योंकि वो टैक्स अगर आप लेट से कनाडा में होते या बाहर कहीं होते तो हर सूरत में आपके वैसे ही कट जाते हैं टैक्स के अंदर, तो टैक्स तो आपको अपने ऊपर लगाना ही लगाना है। तो मैं लेट से पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान के अंदर 1 लाख रुपए पे शायद ज्यादा टैक्स ना लगे, लेकिन बात करते हैं कि कुछ टैक्स लग भी रहा है तो आप कुछ अपने ऊपर भी टैक्स लगाएं। मतलब जब आपके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही होती है तो आप खुशी खुशी उसको पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर अपने टैक्स लग रहा होता है तो आप उसके अंदर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब आपको 3 लाख रुपए कैसे सेव करना है, आप समझ लें कि आपके पास जो 75-25 का जो रूल है, 75-15 और 10 का जो रूल है, उसमें से जो 25% बच रहा है उसको शुरू में इन्वेस्ट ना करें, पूरी की पूरी जो आपकी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग मिलाकर एक जगह सेव कर दें। उससे क्या होगा कि आपके जल्द से जल्द इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो जाएगा। जब इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो जाएगा तो उसी हिसाब से आप उसको उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने उसके अंदर जिक्र ये भी किया था कि जब आपके पास इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो जाए तो आपको फिर सेव करने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। पॉइंट ये कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपके पास मौजूद हो अपना बफर। उसके बाद आप जो करना है करें अपने पैसों के साथ। जो करना है करने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि उड़ा दें उन पैसों को, आई मीन इन्वेस्ट जिस तरह करना है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि ये इमरजेंसी फंड किस फॉर्मेट में होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड का फॉर्मेट क्या होगा। मैं ये कहता हूं कि इमरजेंसी फंड लेट से आपने 3 लाख रुपए जमा कर लिया, अब आपको इनको एलोकेट करना है प्रॉपर्ली, किया जाना आपको इसको किस फॉर्मेट में रखना है। देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड को एक अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। उसको एक बुरे तौर पे यूज करेंगे तो हर चीज के अच्छे यूज भी होते हैं, बुरे यूज भी होते हैं। क्रेडिट कार्ड के अच्छे यूज बहुत सारे हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों उसको बुरी तरह से ही यूज करते हैं। अब आप देखें ना, इमरजेंसी फंड अगर 3 लाख रुपए के है ना, तो मैं कहूँगा उसका 10% जो है यानी कि 30,000 वो आप कैश में रखें बैंक के अंदर। वो आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं, अगर इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है, जो भी है उसके अंदर आपको थोड़े बहुत पैसे जो मिल रहे हैं 30,000 के ऊपर वो मिलते रहेंगे, वो बैंक के अंदर रखें। बाकी जो पैसे हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, जैसे पाकिस्तान के अंदर नेशनल सेविंग्स है या मीज़ान के सुकूक्स हैं या कोई ऐसी जगह पर जहां पर आपको कम प्रॉफिट मिले लेकिन वो सेव रहे, बैंक से बेहतर प्रॉफिट मिले, उसको वहां पर रख दें 90% अपनी सेविंग को। बाकी जो पैसे हैं वो मैं उस वक्त कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका रीजन बताऊं आपको। 10% जो आपने रख लिया ना अपना, वो तो आप इमीडिएटली एटीएम कार्ड से डालेंगे और पैसे निकल आएंगे, उनका कोई मसला नहीं होगा। वो पैसे हर वक्त आपके पास एक्सेसिबल हैं, जो 10% है आउट ऑफ जो आपका 6 मंथ्स का जो आपके पास बफर बन चुका है। बाकी जो पैसे हैं 90% वो बेसिकली आपकी जो 2 to 4 डेज की नोटिस के ऊपर आपको पैसे मिल सके। बेसिकली वीकेंड्स भी आ जाते हैं, बेसिकली छुट्टियां भी आ जाती हैं बीच में, बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर लेट से नेशनल सेविंग्स के अंदर आपने पैसे डाले हुए, तो मुझे पता है उसमें तकरीबन आपको 1 हफ्ता लग सकता है पैसे निकालने में। तो 1 हफ्ते का इनफ अच्छा खासा टाइम है जो आपको गुजारना पड़ सकता है। जो आपके पास 10% आपने इमरजेंसी फंड के अंदर सेविंग की हुई है ना अपनी बैंक अकाउंट के अंदर, वो तो फौरन निकल आएगा, लेकिन जो बाकी के पैसे आपने लो रिस्क जगहों पर डाले हुए हैं उनको निकालने में कभी कभी 1 हफ्ता लग सकता है। उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त जैसे मैंने कहा, क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत अच्छा यूज है। पाकिस्तान में मैं जानता हूँ बहुत सारी जगहों पर चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ऑलमोस्ट 2.5% के चार्जेस लगते हैं अगर किसी जगह पर आप उसको यूज करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नहीं भी लगते हैं। तो आप कोशिश करें
कि ऐसी इस तरह से उसको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें कि आपका जो चार्जेस हैं वो कभी भी ना लगें, लेकिन आप उसको यूज़ कर लें अगर आपको इमरजेंसी हो। जैसे फर्स्ट करें आपको इमरजेंसी आती है हॉस्पिटल के अंदर 2.5% नहीं चार्ज करते अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर, आप वहाँ पर उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आपके पास इतनी देर में, जब तक ये सब कुछ होगा, इमरजेंसी से आप फारिग होंगे, उस वक्त के अंदर 1 हफ्ते के अंदर आपके पास जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं नेशनल सेविंग्स के अंदर या कहीं भी, या मीज़ान के अंदर, सुकूक के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं, किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जो लिक्विडेट हो सकती है विद इन अ वीक, आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किए हुए पैसे वो आपके पास वापस आ जाएंगे। आप उसको यूज़ करके विद इन, लेट्स से क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल होती है वो एनीवेयर बिटवीन 20 टू 40 डेज, 45 डेज, इवन 50 डेज होती है, तो उस टाइम के अंदर आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं बगैर किसी चार्ज के। और अगर लेट्स से आप क्रेडिट कार्ड नहीं भी यूज़ कर सकते तो 1 हफ्ते का टाइम इनफ है कि आपके पास उसको, उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करके आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे 10% की फॉर्मेट में रखे हुए हैं वो आप यूज़ करें, और बाकी जब तक 1 हफ्ते के बाद जब आपके पास पूरे पैसे आ जाएंगे तो उसको यूज़ करें। तो क्रक्स ये है कि बेसिकली जो इमरजेंसी फंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हर सूरत में अपने पास इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। मैं यही बात अगर एक्सपर्ट्स के लिए करूं तो एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर आप होते हैं, आपको नहीं पता कब किस वक्त किस तरह की ज़रूरत पड़ जाए। मैं एग्जांपल दूं आपको, रिसेंटली मेरे साथ हुआ था ये, और उस ज़माने में, रिसेंटली तो नहीं, खैर 1-2 साल पुरानी बात है, कि मेरे पास मैं सारी चीज़ें अपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था, एंड उस वक्त मेरे पास, मैंने यहाँ से लोन भी लिया हुआ था, और उसका रीज़न ये था कि मैं बिल्कुल पैक हुआ हुआ था उस वक्त, मेरे पास कहीं से कैश फ्लो नहीं था उस तरह का, क्योंकि मेरी जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ थी वो जो रेंट आ रहा था, मैं उसको जिस जगह पे एलोकेट करना था वो मैंने एलोकेट किया हुआ था। सैलरी जो आ रही थी वो मैंने इस तरह से अपनी कंप्रेस की हुई थी कुछ महीनों के लिए कि मेरे पास कोई कुशन नहीं था वहाँ पर। मेरे पास उस वक्त ज़रूरत पड़ी थी, मुझको अनफॉर्चूनेट सर्कमस्टांसेस हो गए थे, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी, मुझे अपने जो कुछ इन्वेस्टमेंट थी वो ब्रेक करनी पड़ी थी। मतलब वो नुकसान ऐसा था कि अगर फर्स्ट करें मैंने उस वक्त 2 साल पहले वो चीज़ ब्रेक नहीं की हुई होती तो आज मुझको कम अज़ कम भी वो 10-15% का फ़ायदा दे रही होती। वो उस वक्त मुझे 5% नुकसान में बिकी, और वो ज़्यादा पैसे मुझे एक साथ ब्रेक करने पड़े थे, इस वजह से और ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उससे मैं आपको बताऊं, ये ऐसी एक छोटी सी एग्जांपल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी फंड लाजमी होना चाहिए और प्रॉपरली उसको बिल्टअप होना चाहिए, और आपको पूरा प्लान होना चाहिए कि लेट से अगर आपके साथ कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होते हैं तो आपको क्या करना है। इतने पैसे होने चाहिए कि 6 महीने तक आप अपनी जो नीड्स हैं उसको सस्टेन कर लें। अब पाकिस्तान में जो नीड्स होती हैं वो शायद इतनी ज़्यादा ना हो, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो शायद रेंट की वजह से ज़्यादा होती है, लेकिन यूएई में रह रहे हैं अगर आप, बीइंग एन एक्सपर्ट, तो आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा चंक रेंट के अंदर देना पड़ता है, बिल्स के अंदर देना पड़ता है, स्कूल फीस में देना पड़ता है। तो ये सारी आपके जहन में होना चाहिए। और मैं यूएई के हिसाब से बोलूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड्स भी रखें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की अच्छी बात यह है कि यूएई के अंदर कोई एक्स्ट्रा पैसे ज़्यादातर जगहों पर नहीं लग रहे होते, लेकिन आपको पता है कि 40 डेज़ के अंदर आपको पे करना है या 30 डेज़ में पे करना है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड में के हिसाब से रखें। 10% नीड्स का हर सूरत में बैंक में रखें, कुछ पोर्शन अपना नेशनल सेविंग्स में रख सकते हैं। नेशनल बॉन्ड, जो यहाँ पर नेशनल बॉन्ड है उनमें बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा होता है, लेकिन रख सकते हैं। इसके अलावा जो और अच्छा ऑप्शन है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का है। अगर आप चाहते हैं कि डॉलर टर्म्स के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रख लें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उसमें 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आप अपना पुल आउट कर लेते हैं। जो अमाउंट है 1 से 1.5 हफ्ता, मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर आपको पैसे मिल जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको इस तरह कर सकते हैं, अपने इमरजेंसी फंड को बिल्टअप कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली रख सकते हैं उसको। और प्लस ये कि मैं कहूँगा कि अपनी नीड्स को कम से कम करें, शुरू से ही नीड्स को कम से कम करें, क्योंकि जब आपको लगता है ना, अगर आपकी सैलरी, लेट से मैं पाकिस्तान की बात करूं तो लोग कहते हैं भाई हम नहीं कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारा, लेट से हमारी सैलरी आज 1 लाख रुपए और कल को 80,000 रुपए हो जाती है तो आपका गुजारा नहीं होगा, लेकिन आपको जब तक अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तब तक आपको 80,000 में गुजारा करना है ना। फ्रॉम एनीवेयर आपको 80,000 में गुजारा करना है, तो आप डे 1 से 80,000 में क्यों नहीं गुजारा करते? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी नीड्स को भी कम रखें, इमरजेंसी फंड को बिल्टअप करें, इन्वेस्टमेंट करते रहें। कीप हसलिंग। कैसी लगी वीडियो आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा ये जो 2 वीडियोस हैं ये लाजमी देखें, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।